Hi everyone, this is Neetu Dhaka and a teacher by profession. We all are about to enter into 2025 together. So बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रेजोल्यूशंस ले लिए होंगे और बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे होंगे 1 जनवरी का रेजोल्यूशन लेने के लिए. सो हर बार ऐसा ही होता था, हम बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं और रेजोल्यूशन लेने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ रेजोल्यूशन हम कंप्लीट कर पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं दिसंबर आते आते तक और वो रेजोल्यूशन हमारे खत्म हो जाते हैं. नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट भी करते हैं. मैं उनमें से एक नहीं हूँ कि जो हमेशा अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट किए हूँ. तो अभी तक जो रहा है कि मैं कुछ ही रेजोल्यूशन अपने कंप्लीट कर पाई हूँ. बट नाउ फ्रॉम दिस ईयर 2025 का मैंने वेट नहीं किया. इस साल मैंने बहुत ही हार्ड डिसीजन लिया था अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बिफोर 2 मंथ्स. यानी कि दीपावली के तुरंत बाद, जैसे नवंबर स्टार्ट होता है, तो मैंने कुछ रेजोल्यूशन लिए. मैंने 2025 का वेट नहीं किया. और उन रेजोल्यूशन में सबसे बड़ा रेजोल्यूशन क्या था कि आई एम टीचर बाय प्रोफेशन. मैं करीबन, तब मैं 20 से 21 साल की थी, तब से मैं टीचिंग कर रही हूँ और अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है. आई हैव अचीव्ड अ लॉट. यानी कि आपके जो छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं 20 की एज में, 21 के साल में, तो मैं वो अभी तक ऑलमोस्ट सारे जो मेरे ड्रीम्स थे या फिर जो मैं अचीव करना चाहती थी वो ऑलमोस्ट सब कुछ मैं अचीव कर सकती हूँ. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अपना घर है, एंड ईच एंड एवरीथिंग विच, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे सपने होते हैं. आई हैव ऑलमोस्ट अचीव दोज ड्रीम्स. नाउ अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर के मैंने कुछ डिसाइड किया है, जहाँ पर ना एक आइडेंटिटी मैं अपनी लूज कर चुकी थी. तब मैं बहुत छोटी थी, यानी कि 9th-10th में मेरा एक सपना था जिसमें मेरे को ड्रीम जॉब दो ही होती है किसी भी बच्चे से. अगर आप पूछोगे, या तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है या फिर वो डॉक्टर बनना चाहता है. यही दोनों मेरे थे, डॉक्टर, और डॉक्टर के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, दूसरा था आईएएस ऑफिसर. तो एट दैट टाइम मैं बिलोंग करती हूँ यूपी के डिस्ट्रिक्ट बागपत से. और हमारा जो वेस्ट यूपी का बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, ये जो पूरा का पूरा एरिया आता है, जो लोग यहाँ से होंगे वो जानते भी होंगे बहुत अच्छे से, वो रिलेट भी कर पाएंगे. हमारे जो पूरा का पूरा एरिया है जाटलैंड कहलाता है. और यहाँ पर मेनली जो इनकम सोर्स है दैट इज एग्रीकल्चर, यानी कि खेती होती है यहाँ पर. तो सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो मोस्ट ऑफ द फैमिली का खेती ही होती है, एग्रीकल्चर ही है. मैं भी एक किसान फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ. माई फादर इज फार्मर एंड माई मदर इज हाउस वाइफ. जिस समय पर हम छोटे थे तो वेस्ट यूपी के जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे. और अगर आप रिलेट कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर बताइएगा और मेंशन करिएगा कि क्या आपका उस टाइम पर किस तरीके के सिनेरियो रहे थे. तो जिस समय पर मैं 10th क्लास में थी उस टाइम पर आई वॉज इन केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन चांदी नगर. बहुत सारे ड्रीम्स थे. एयरफोर्स स्टेशन में मैं वहाँ पर रह करके हम लोगों ने 10 साल तक पढ़ाई की. तो 10th क्लास तक बहुत सारे कि मेरे को डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, यानी कि मेरे को प्यार था उस वर्दी से, उस ड्रेस से. तो काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस रहे. तो आपको पता है किसान फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में या फिर मेट्रो सिटीज़ में जाकर के रहने के लिए हमारी फैमिलीज उतना अफोर्ड नहीं कर पाती हैं. उतना पैसा हमारी फैमिलीज के पास नहीं होता है कि वो इजीली अफोर्ड कर पाए और बहुत लंबे समय तक अफोर्ड कर पाए. अफोर्ड कर भी पाते तो बहुत लंबे समय तक नहीं कि वो 3-4 साल तक आपको टाइम दे पाए. और डॉक्टर बनने के लिए उस टाइम पर कोई भी बड़ा गाइड करने वाला नहीं था कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, किस तरीके से एंट्रेंस होता है. और उस टाइम पे हम लोग तब 10th में थे, उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन हमारे पास होते ही नहीं थे. मोबाइल फ़ोन का ज़माना जो आया है वो हमारे से यानी कि लगभग 3-4 साल बाद आया है. तो उस समय पर कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरीके से डॉक्टर बना जा सकता है या फिर किस तरीके से आईएएस ऑफिसर का थोड़ा बहुत था कि यूपीएससी अगर देना है तो सोशल साइंस या फिर आर्ट्स वगैरह लेने होंगे. तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि भाई, मतलब होता क्या है आमतौर पर हमारी फैमिली में, कि अगर उनका बच्चा साइंस ले रहा है तो तुम आर्ट्स कैसे ले सकते हो, तुम कॉमर्स कैसे ले सकते हो. वो अगर बच्चा साइंस ले रहा है तो तुम्हें भी तो साइंस ही पढ़नी पड़ेगी. एंड आई वॉज गुड स्कॉलर. मैं स्कूल टाइम पे अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही खराब थी. आई वॉज गुड. मैंने डिसाइड किया था कि मैं आर्ट्स लेती हूँ. तो हमारे जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे आसपास तक कोई इतने अच्छे स्कूल नहीं है कि जहाँ पर
एजुकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए और जो आप चाहते हो ट्यूशन्स वगैरह या फिर गाइड करने वाला कोई आसपास नहीं होता है। तो उस टाइम पे बहुत सारे के सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे। उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़े आए हुए, ग्रेजुएशन के टाइम पे फिर मैं बाहर निकली, दिल्ली आई। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि फैमिली क्या कर सकती थी, मतलब मेरे को टाइम पीरियड मिला था कि 6 मंथ में, पहले यही होता था कि जितने भी कोचिंग्स है कि 6 मंथ में या फिर 1 ईयर के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट करा लेंगे। तो मेरा भी टारगेट यही था कि मैं हार्डली 1 साल का टाइम पीरियड लूँगी, 1 साल में मुझे कोचिंग करनी है, IAS बनना है। यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए मैं मुखर्जी नगर आती हूँ। और मुखर्जी नगर आने के बाद मैंने देखा तो बहुत सारे यानी कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना होने के कारण से, तो फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरा यूपीएससी में। और बाकी जो बेसिक एग्जाम्स है एसएससी वगैरह, उनका लेवल का तब मैंने, उस लेवल का साइंस तब मैंने देखा। तो मैंने देखा कि ये साइंस मेरे को आता है एंड आई कैन ईजिली टॉट देती हूँ, मैं ईजिली कवर करा सकती थी। तो मैंने साइंस पढ़ाना शुरू किया। मेरा जो बैकग्राउंड रहा था वो रहा था पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा सकती थी। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था केमिस्ट्री से, सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे तब मैंने देखा केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी। तो तब मैंने बेसिक बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया और बेसिक बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते मेरा बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बायोलॉजी मुझे अच्छी लगने लगी तो बायो पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। फिर जैसे जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी की मैं बात करती हूँ, तो एमएससी में हमारा एक सब्जेक्ट होता है, तब हम बात कर रहे हैं एमएससी के सेक्शन में, यानी कि जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनका एक बायोलॉजी का एग्जाम होता है एक सेमेस्टर में। और जितने भी हमारे बायो वाले होते हैं उनको भी बेसिक मैथ्स का एग्जाम देना होता है। तो सिमिलरली हमें भी एज अ केमिस्ट, तो एक बायो का पेपर हमारा, एक सेमेस्टर हमारा जिसमें एक एग्जाम बायो का था, तो उसमें हमने बायो पढ़ा। तो बेसिक बायो जिसमें बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह हो गए, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया ना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिक बायो की हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी केमिस्ट की अगर हम बात करते हैं। क्योंकि साइंस के जो तीनों सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया धीरे 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 मैं कंप्लीटली पीसीएम, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को छोड़ करके मैं धीरे धीरे बायोलॉजी की तरफ स्विच होती गई और मैंने बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते अभी मैं ऑलमोस्ट को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं कवर कर चुकी हूँ एसएससी, रेलवेज, डिफेंस के साथ साथ मैं बात करती हूँ नीट, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन। ऑलमोस्ट आई हैव, मतलब मेरे को एक्सप्लोर करना था तो मैं सारे के सारे एग्जाम्स को एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। हर एक एग्जाम को मैं गो थ्रू हो चुकी हूँ। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को देखा है। तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब और जो हमारे छोटे ड्रीम्स होते हैं वो भी मैं काफ़ी अचीव कर चुकी हूँ और एक कंफर्ट जोन काफ़ी चल रहा है। तो अब इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के मैंने सोचा, नाउ आई एम इन द 27। तो मैं अपने 27 की एज में हूँ अभी, और 27 में मैं अब आगे क्या स्टेप होना चाहिए मेरा। तो भाई आपको पता है कि हमारा जो वेस्ट यूपी वाला एरिया है, यहाँ पर लड़कियों की लगभग इस एज तक शादी हो चुकी है। तो मेरे आसपास मेरे मोहल्ले में अगर मैं देखूँ तो लगभग जितनी लड़कियाँ थी, ऑलमोस्ट मेरे साथ की जो लड़कियाँ थी, फिर मेरे से बड़ी, इवन मेरे से छोटी भी जो लड़कियाँ थी, लगभग सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। मेरी एज ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं उनके दो दो बच्चे भी हो चुके हैं। सो मैं ये पूरा का पूरा, यानी कि मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे फादर उस टाइम पर फाइनेंशियली उतना जितना सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने सपोर्ट किया। वो एक लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर सकते थे, ये मुझे पता था। सो मैंने डिसाइड कर लिया था टीचिंग। और उसके बाद फिर शादी का प्रेशर भी रहा बीच बीच में, स्टार्टिंग में फिर तब बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ किया तो चीज़ें अच्छी चलती रही, तो फिर वो प्रेशर भी ख़त्म हो गया। तो 27 अब फिर से एक शादी का प्रेशर है कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, यस बायोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो इट मे बी ट्रू, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मेडिकल साइंस बहुत ऊपर जा चुकी है। तो अब मैंने डिसाइड किया है आई हैव टू गिव द एग्ज़ाम दिस ईयर। 2025 में मैं कुछ एग्ज़ाम देने वाली हूँ। 2 एग्ज़ाम को मैंने मेरे लिए टारगेट किया है, नीट, और नीट का एग्ज़ाम में 2025 में देने वाली हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम आप कैसे दे पाओगे,
तो नीट की 2024 में आपने देखा था अपर एज लिमिट जो है हटा रखी है। तो अपर एज लिमिट अगर 2025 में नहीं रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद, तो इस बार मैं नीट का एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। और नीट का एग्ज़ाम मैं नॉट फॉर द एमबीबीएस, मैं सिर्फ दूंगी अपने जूलॉजी के स्कोर कार्ड के लिए कि जूलॉजी में मैं कितना बेटर कर पाती हूँ, या फिर बायो में मैंने जो बायो एक जो फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है उसमें मैं कितना स्कोर कर पाती हूँ। दूसरा जो मेरा मेन टारगेटेड एग्जाम है, आई हैव डिसाइडेड टू गिव द बीपीएससी एग्जाम। अभी कुछ टाइम से मैं बीपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, और तब मैंने बीपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया तो मेरे अंदर वो स्पार्क, यानी कि कहते हैं ना कि कई बार आपके लाइफ में वो होता है जो आपको हमेशा, यानी कि कई बार देखो, कई बार आपकी लाइफ में तब आप बहुत नीचे जाते हो ना, एक पुल मिलता है आपको। जैसे धनुष आपने देखा होगा, धनुष को आप जितना पीछे खींचोगे उतना ही प्रेशर के साथ जो बो है, जो तीर है, वो जाकर के टारगेट पे लगेगा, उतना ही आगे आप मूव कर पाते हैं। यानी कि अगर आप एक स्टेप पीछे लेते हैं, और एक स्टेप पीछे लेने का मतलब है कि आप बहुत आगे बूम करने वाले हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो आई हैव डिसाइडेड, मैंने एक स्टेप पीछे लिया, अपने आप को बैक स्टेप किया, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें नवंबर और दिसंबर में मैंने पूरे एग्ज़ाम को अच्छे से एनालाइज किया, बीपीएससी के एग्ज़ाम को एनालाइज किया, नीट के एग्ज़ाम को एनालाइज किया। फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम इस बार देने वाली हूँ। तो बीपीएससी में मेनली मेरा जो रहेगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा कि मैम आप ये हमें क्यों बता रहे हो। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने घरों से नहीं निकल पाती हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इट मे बी आई एम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर देम। और बहुत सारे बच्चों के लिए हम आज भी मोटिवेशन का एक सोर्स है, बट कभी भी हमने अपने लाइफ जर्नी को शेयर नहीं किया है कि किस तरीके से। तो कभी और डिटेल में बात करेंगे, बैठेंगे। अभी बहुत सारी बातें मैं कर रही हूँ और मेरे मन में है, विदाउट फिल्टर मैं सारी चीज़ें आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। तो बीपीएससी के एग्जाम में मेनली मैंने देखा कि यहाँ पर जो इक्वल कर दिया गया है, सारा का सारा सिलेबस इक्वल है। आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, या फिर आप साइंस साइड से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आपके लिए जो प्री का एग्ज़ाम है वो न्यूट्रल है, यानी कि बराबर है, सब इक्वल है। तो अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको आर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। आप कॉमर्स वाले हैं तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको साइंस के भी पढ़ेंगे, एवरीथिंग इज इक्वलाइज्ड। फिर बारी आती है मेंस के एग्ज़ाम की। तो मेंस के एग्ज़ाम में मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होगा, जहाँ पर नीट और बीपीएससी के एग्ज़ाम को मैं एक साथ लेकर के चल सकती हूँ, जिसमें मैंने देखा कि आई कैन टेक अ जूलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं जूलॉजी को ऑप्शनल में रखूँगी। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और पीसीबी स्पेसिफिकली बायो बैकग्राउंड से हैं, तो मैं ये नहीं मानती कि बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो पीसीएम से होंगे वो बायो को इतना इजीली कवर कर पाए, और बहुत लोग कर भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने किया है तो ऑब्वियसली बहुत आसान है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जो ऑप्शनल रखूँगी मैं, मेरा ऑप्शनल होगा जूलॉजी, और इसके साथ साथ नीट। तो ये जर्नी मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिफोर 2025, क्योंकि अभी 2025 में है अभी दिन बाकी। तो शुरुआत करते हैं आज से ही। और मैंने ये टारगेट लिया है कि डेली बेसिस पर मैं टारगेट बनाऊंगी, मिनी व्लॉग्स, जिसमें आपको ये मिलेगा कि आज का सुबह से शाम तक का टारगेट क्या है, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को एनालिसिस किया है, तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट है कि मैं एग्ज़ाम की नब्ज़ को पकड़ पाती हूँ बहुत आसानी से। मैं देख पाती हूँ किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। एक सब्जेक्ट की मेरे पास पकड़ है, मेरे को ये पता है कि एग्ज़ाम को कैसे एनालिसिस किया, बहुत सारे एग्ज़ाम को एनालिसिस मैं कर चुकी हूँ। तो ये शायद मेरे पास एक प्लस पॉइंट रहेगा। अब इस प्लस पॉइंट के साथ मैं कितनी जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाती हूँ, देखो क्रैक तो मैं करके रहूँगी। आज नहीं, टाइम 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, इट मे बी डिपेंड, ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले सर्कमस्टांसेस पर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे आने वाली लाइफ में मेरे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। एवरी सिंगल डे इज अ चैलेंज फॉर अस। हमें नहीं पता कि कल हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आई हैव डिसाइडेड टू गिव दिस एग्जाम। तो देखते हैं कब तक हम क्रैक कर पाएंगे। डेली की जर्नी मेरी अब आप लोगों के साथ शेयर रहेगी, जिसमें मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी। मैं जितना भी टारगेट लेकर के चलूंगी, जो भी क्लासेस या फिर आज का जो टारगेट हमने डिसाइड किया है, उसको पूरा दिन का टारगेट, और उसके बाद शाम को मैं आपको, इवनिंग में मैं आपको क्लासेस दूंगी और उनका पूरा का पूरा जिस्ट दूंगी। मॉर्निंग में कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम मॉर्निंग को स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ मैं क्लासेस भी लूंगी आपको टू द पॉइंट और टॉपिक्स
जो टॉपिक्स रेलिवेंसी मुझे लगेंगी वो मैं आप तक डिलीवर करूँगी। सो आई होप आपने बहुत सारी मेरी बातें सुनी होंगी। तो अगर आप लोग भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ इस चैनल पर कनेक्ट हो जाइएगा। इसी चैनल पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी, मैं यहीं पर अपलोड करने वाली हूँ, क्लासेस भी, और क्लासेस के साथ साथ मिनी व्लॉग्स भी, जो आपके लिए एज अ मोटिवेशन सोर्स भी काम कर सकते हैं और आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर भी वो काम करेंगे, क्योंकि मैं गाइडेंस प्लस मोटिवेशन प्लस एजुकेटर प्लस एस्पिरेंट, यानी कि 4 वर्जन में आपके साथ कनेक्ट होने जा रही हूँ और ये चारों वर्जन देखते हैं कहाँ तक हमको लेकर के जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं, तो वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। देखो, आप अगर अपना प्यार देते रहेंगे तो मैं कॉन्टिन्यूसली करती रहूँगी। प्यारी से स्माइल के साथ आप लाइक करके जाना, शेयर ज़रूर करके देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। सो चलेगा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोगों से मिनी व्लॉग्स एंड क्लासेस में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आने वाली 2025, ये जो आने वाली साल है, इस साल में आपको बहुत सारी खुशियां दे और आपके जो सपने हैं और आप जो रेजोल्यूशन लेने वाले हैं, भगवान करे 2025 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते आप उन सभी को अचीव कर पाए एंड वी ऑल टुगेदर अचीव ऑल आवर ड्रीम्स। जो भी ड्रीम्स है हम साथ में अचीव करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिएगा मुझे, मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।